गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम। देखो कि लास्ट टाइम हमने आपको बताई थी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताई थी। बोलो बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? हमने आपको बताया कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं ऑक्टाहेड्रल, तो जब लिगेंड्स आते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अराउंड, तो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो 5 डी ऑर्बिटल्स मैंने दिखाए थे स्टूडेंट्स, उनकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। बोलो हुई थी स्प्लिटिंग? और दो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन गए थे स्टूडेंट्स। एक को बोलते हैं T2G और दूसरे को बोलते हैं EG। क्योंकि जब लिगेंड्स एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ से अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो 3 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो 3 डी ऑर्बिटल्स होते हैं उन वो कम एक्सपीरियंस करते हैं रिपल्शन, जबकि जो 2 dx² y² और dz² वाले होते हैं वो ज्यादा उनके सामने आते हैं लिगेंड्स के, और उनके अंदर ज्यादा रिपल्शन होती हैं। तो आपने देखा था कि उन 2 की एनर्जी बढ़ गई थी और 3 की कम हो गई थी। तो हमने बताया था कि एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है और उनके अंदर जो एनर्जी होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसको हमने बताया ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी। क्या बताया था? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी। और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी हमने आपको एक्सप्लेन की थी स्टूडेंट्स। और फिर हमने ये बताया था कि अब जब ये डी ऑर्बिटल्स दो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट गए हैं, अब जब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फीड करेंगे, तो हमने ऑफ-बो प्रिंसिपल का यूज किया, हंट्स रूल का यूज किया, पॉलीज प्रिंसिपल का यूज किया, और साथ में हमने एक और पॉइंट बताया स्टूडेंट कि एक तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, दूसरी कौन सी होती है? पेयरिंग एनर्जी। कौन सी होती है? पेयरिंग एनर्जी। और हमने आपको बताया 2 टाइप के लिगेंड्स थे, एक थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, जैसे CO कार्बन वाले जो होते हैं, कार्बन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। जैसे CO वाले, CN- वाले, या नाइट्रोजन वाले, ये वाले जो थे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड्स थे स्टूडेंट। और इनके अंदर डेल्टा O की वैल्यू जो थी वो P से, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा थी। तो डेल्टा E0 का गैप ज्यादा है। तो इस केसेस में क्या हुआ था, जब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है ऑक्टाहेड्रल केसेस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में, तो क्या हो गया था स्टूडेंट्स कि वो एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे थे जो पेयरिंग के लिए चाहिए होती है। पेयरिंग एनर्जी की जो कॉस्ट है वो कंपनसेट कर पा रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ था? पेयरिंग हो गई थी जब हम D4 इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे थे। जब हम D4 में जा रहे थे तो क्या बन गया था? T2G3। पेयरिंग हो गई थी, T2G3 भी नहीं, T2G4 हो गया था। पेयरिंग एनर्जी को वो प्रोवाइड कर दिया था उन्होंने। तो ऐसे केसेस में क्या बन गया था स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में T2G4 और EG0 हो गया था। ठीक है, ऐसा हुआ था। और ये था हमारा केस 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। और केस 2 में मैंने आपको बताया कि जब वीक फील्ड लिगेंड्स थे, वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से थे, जब मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दिखाई थी लास्ट टाइम स्टूडेंट्स, तो उसमें देखा था जो हेलोजेंस होते हैं, हैलाइड आयंस होते हैं, जो भी Cl-, Br-, ये सारे जो थे स्टूडेंट्स, ये किस टाइप के लिगेंड्स थे? क्लोराइड H2- वाले, F-, H2- वाले, ये सब कौन से थे? वीक फील्ड लिगेंड थे स्टूडेंट। और जो वीक फील्ड लिगेंड्स थे, इनके अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, तो यहाँ पर डेल्टा O0 लेस देन पेयरिंग एनर्जी हो जाता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि अगर जो एनर्जी कम रिलीज हुई है जब वो स्प्लिटिंग हुई है स्टूडेंट, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो कि पेयरिंग एनर्जी को प्रोवाइड कर सके। तो फिर क्या क्या हुआ था स्टूडेंट कि जब हमारे, अब आपको एक डायग्राम भी मैं दिखा दूं स्टूडेंट, ये D4 के लिए मैंने कौन सा केस लिया है? D4 का। 3 तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इलेक्ट्रॉन, जब मैं D4 में भर रहा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो डेल्टा O0 लार्ज है, ये देख रहे हो, ये वाली वैल्यू, ये वाला गैप लार्ज है स्टूडेंट, डेल्टा O0। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ये मैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात दिखा रहा हूँ, ये लार्ज है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका पास 1 आया, 2 आया, 3 आया, और ये पेयरिंग होगी, तो ये T2G4 और EG बन गया। अब जब ये गैप कम है स्टूडेंट, देख रहे हो डेल्टा O0 स्मॉल है,
तो इसने इतनी एनर्जी रिलीज नहीं की कि पेयरिंग हो जाए। तो इस केस में क्या हुआ, 1 2 3 और 4 में ये हो गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, T2G3 और EG1। बोलो बात समझ में आई। तो ये कौन सा केस है, 2 वीक फील्ड लिगेंड वाला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जब स्प्लिटिंग हो जाती है। तो दो चीजें हैं, पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बेस पर ये हमने लिखी। अब ऑक्टाहेड्रल के बाद जो नेक्स्ट केस हमारा है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट, जो टेट्राहेड्रल बनते हैं स्टूडेंट, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो कितने लिगेंड्स आ रहे हैं मेटल के साथ। टेट्राहेड्रल कहाँ बनेंगे, जब 4 लिगेंड आएंगे। बोलो कितने लिगेंड आएंगे, 4 लिगेंड। तो 4 लिगेंड जब आएंगे तो अब टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री तुम्हें पता है वो क्या होती है स्टूडेंट। टेट्राहेड्रल तुमने देखा है कि कैसे दिखता है। अगर ये मेरा मेटल है स्टूडेंट तो मैं कैसे ड्रा करता हूँ टेट्राहेड्रल, ऐसा दिखता है। और ये टेट्राहेड्रल है, ये लिगेंड एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये लिगेंड आ रहे हैं टेट्राहेड्रल के केस में स्टूडेंट। और इनके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है स्टूडेंट, 109.5 डिग्री। जबकि ये हमारी एक्स वाई जेड जो एक्सिस है स्टूडेंट, जो मेरी एक्स वाई जी एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, वो 90 डिग्री पर होती हैं। वो कौन से डिग्री पर होती हैं स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पर है। अगर मेरा ये जेड है स्टूडेंट, और अगर ये मेरा एक्स है स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं अगर कह रहा हूँ ये मेरा वाई है, ये 90 डिग्री पर होते हैं। ये 90 डिग्री पर होते हैं, आपको पता है कितने पर होते हैं, 90 डिग्री। अब जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो इस एक्स वाई और जेड एक्सिस पे तो आ नहीं रहे। वो लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं स्टूडेंट, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। लिगेंड्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। कितने लिगेंड आ रहे हैं स्टूडेंट, 4 आ रहे हैं। और इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। किस कहाँ पे आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, दिख रहा है। तो अब जो 3 ऑर्बिटल्स थे हमारे, कौन से 3 ऑर्बिटल हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से बताए थे आपको मैंने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है स्टूडेंट, आपने देखा था इनकी शेप्स जो हमने दिखाई थी आपको, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इन बिटवीन द एक्सिस होती है। तो इनके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द एक्सिस के लोब्स हमने दिखाए थे। तो ये ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्शन, दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्शन होगी। तो ये वाले अब क्या होगा, इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट, ये इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो 2 वाले ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर स्टूडेंट, ये अलोंग द एक्सिस हैं। ये कम एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्शन, क्योंकि लिगेंड इनकी तरफ से नहीं आ रहे, देख रहे हो एक्स वाई जेड की तरफ से लिगेंड नहीं आ रहे। तो ये लेस एक्सपीरियंस करेंगे, तो इनकी एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज। तो इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पे ये देख रहे हो, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो फिर क्या होगा, इसमें जो स्प्लिटिंग होगी, इसमें जो जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डी ऑर्बिटल की इज इन्वर्टेड। तो मैं ये कह सकता हूं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ये क्या होगी, इन्वर्टेड होगी स्टूडेंट, इज इन्वर्टेड। ठीक है, is inverted। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वर्टेड एज कंपेयर्ड टू ऑक्टाहेड्रल। बोलो बात समझ में आई, कंपेयर्ड टू ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये इन्वर्टेड हो, मतलब ई नीचे आ गया और T2 वाले ऊपर चले गए, 3 ऊपर चले गए और T2 वाले नीचे आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट क्या देखेगा कि 4 लिगेंड आए हैं और वहां पे 6 लिगेंड आए थे, तो रिपल्शन ज्यादा एनर्जी किसमें है, देखो स्प्लिटिंग ज्यादा किसमें होने वाली है, जब लिगेंड्स का नंबर कम है और लिगेंड्स जो आ रहे हैं इस तरफ से आ रहे हैं, जो आप देख रहे हो 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हिसाब से। तो अब क्या होगी, इनकी जो स्प्लिटिंग होगी, वो ज्यादा होगी या कम होगी ऑक्टाहेड्रल से। तो टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग होती है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग होती है वो लेस होती है, इज लेस देन, क्या होती है, लेस देन
ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। चलो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ये जो वैल्यू है टेट्राहेड्रल के केस में ये कम होगी। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट, और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा ओ से। बोलो दिख रहा है? तो डेल्टा टी जो है वो मच स्मॉलर देन डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा ओ। नोट कर लिया? ये सारे क्वेश्चन है पेपर में आ सकते हैं, इनको नोट किया जाए स्टूडेंट्स। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी। अब देखो ये 5 डी ऑर्बिटल थे, अब 4 लिगेंड आ रहे हैं। पहले क्या होता था शुरू में, जैसे लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो रिपल्शन शुरू हो जाती है, तो ये सिमेट्रिक आई, इसकी एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद क्या होगा, जब ये बहुत नजदीक आ जाएंगे तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, और स्प्लिटिंग में 2 नीचे आए, उसे ई बोला मैंने। अब ई नहीं है, ये ई है स्टूडेंट, इसमें फर्क है। वो जो थे उसमें मैंने T2G और EG यूज किया था, इसमें मैं सिर्फ ई लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, ये डिफरेंट है। और ये अब लिगेंड्स की देख रहे हो कहां से आ रहे हैं? दे आर कमिंग नॉट फ्रॉम द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। वो 109.5 डिग्री का एंगल होता है टेट्राहेड्रल में आपके सामने। तो ये स्प्लिट हो गए, आप देख रहे हैं 3 ऊपर चले गए और 2 नीचे आ गए। इसको हमने क्या बोला था? ये हमारी रेफरेंस पॉइंट थी 0, इसे वेरी सेंटर मैंने बोला था। तो अब जो ऊपर की एनर्जी गैप है देख रहे हो, +2.5 डेल्टा टी है। ये वाला देख रहे हो 3 ऊपर गए हैं, तो जो ऊपर गए हैं इनकी एनर्जी बड़ी है 2/5 डेल्टा टी। टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? ये है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और नीचे क्या हुआ? यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रही है, ये स्टेबलाइजेशन है, ये -3/5 डेल्टा टी है, क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे आए। कौन से वाले हैं? dx² y² और dz के ऊपर कौन से गए हैं? dx y dy z। 5 डी ऑर्बिटल में से 3 की एनर्जी इंक्रीज हो गई, 2 की कम हो गई, लेकिन टोटल तो सेम ही रहनी चाहिए क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसीलिए ये रेफरेंस पॉइंट है। तो जितनी एनर्जी ऊपर गई उतनी ही नीचे आ गई, तो दोनों का सम 0 है। तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर यहाँ पे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक बात दिख रही है हमें, क्या दिख रही है? आपको पॉइंट्स नोट करने हैं स्टूडेंट। क्या कह रहा हूँ मैं? कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बताना ही पड़ेगा स्टूडेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्प्लिटिंग हुई है, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, मैं ये कह रहा हूँ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, इन टेट्राहेड्रल coordination entities is smaller, ठीक है, ये कम है देन डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी इतनी नहीं निकली कि वो पेयरिंग एनर्जी को प्रोवाइड कर सके या कंपनसेट कर सके। तो दे एनर्जी is not sufficient to provide or compensate for pairing of electron, compensate the pairing energy। तो पेयरिंग एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर पाती। जब पेयरिंग एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर पाती तो क्या होगा? फिर पेयरिंग नहीं होगी। तो जैसे अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पहले नीचे आप देख रहे हो ऐसे बन रहा है, 2 नीचे हैं और ऊपर 3 है स्टूडेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दूसरा इधर गया। अगर मैंने D3 लिखा था तीसरा इधर आ गया, तीसरा कहाँ चले गया? ऊपर, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी है नहीं मेरे पास, ये गैप कम है डेल्टा टी वाला, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गया। तो ऐसे केसेस में फिर ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं स्टूडेंट? हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्स बनने वाले। ये कौन सी होती है? हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन बनती है किस केस में? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, इसको नोट कर लो। हाई स्पिन जो है कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं, और लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो दिखने वाले नहीं हैं, दे नॉट ऑब्जर्व्ड, वो कम होने वाले हैं, ऐसे नहीं दिखने वाले, मतलब रेयर होंगे, बहुत रेयर होंगे लो स्पिन वाले। तो लो स्पिन वाले रेयर होंगे किसमें? टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ऑक्टाहेड्रल से कम है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड
कैलकुलेट करें तो ये आता है डेल्टा टी जो होती है स्टूडेंट, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है और ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ये इनका मैग्नीट्यूड है। इसको नोट किया जाए, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, यही क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, इसको ऑब्जर्व करो, टेंशन पे करो, कॉपी पे नोट करो, यही क्वेश्चन आपके पेपर में बन। बोलो कोई डाउट है आपको, समझ में आई स्टोरी कि जो स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं वो रेयर हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल में वो कम है, उसका मैग्नीट्यूड कम है, वो पेयरिंग एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर सकते, वो पेयरिंग एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर केस 1 केस 2 नहीं है, सीधे ही इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, वो ये यहाँ जैसे ही भरा तो ऊपर चले जाएंगे एज पर द रूल्स। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, जितना है मैंने आपको बता। आपने ये पॉइंट नोट कर लिए? ठीक है, बोलो आगे चलूं? 1 मिनट सर। हाँ नोट कर लो, सारा नोट कर लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो भी बातें बताता हूँ ये क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। ये सब क्वेश्चन पेपर में बनने वाले हैं स्टूडेंट, आप अटेंशन पे कीजिए, बहुत जरूरी है कि यू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड आई एम राइटिंग। इसी तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमने बनाई है वो किस लिए बनाई है और उसका यूज क्या होता है। हो गया सर। अच्छा वेरी गुड, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर सेल्फ फिट स्टूडेंट। देखो अभी बाहर मत निकलो घर से, आपको पता ही है इस समय सिचुएशन बहुत सीवियर है आउटसाइड। आप देखो कि हमने आपको कहा कि जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड से कलर्ड होते हैं, देखो कोई ब्लू कलर का है, कोई कोई वायलेट कलर का है, कोई अन्य के बहुत अच्छे कलर्स दिखते हैं आप। तो कलर का रीजन क्या बताया था हमने? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जब मैं मेरे लेक्चर में वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होंगे तो मैं बताऊंगा कि कलर जो होता है स्टूडेंट वो डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। देखो कोई भी जो कलर होता है स्टूडेंट्स कंपाउंड्स का, ये जो मैं बता रहा हूँ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के जो कलर हैं, दिस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल आर एक्साइटेड टू इलेक्ट्रॉन्स इन अदर डी ऑर्बिटल। अब अभी हम देखने जा रहे हैं कैसे होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स, आपने देखा था ऑक्टाहेड्रल केसेस में, ऑक्टाहेड्रल केसेस में अगर इलेक्ट्रॉन्स T2G से EG में एक्साइट हो जाए स्टूडेंट, मतलब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तो वो एब्जॉर्ब करेंगे किसको? लाइट एनर्जी। जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ज्यादा देर तो इलेक्ट्रॉन वहां रुकते नहीं, फिर नीचे गिर जाते हैं। तो जब वो एमिट कर देते हैं एक रेडिएशन को, एक लाइट एनर्जी को, और यहाँ पर जो कलर हमें दिखता है स्टूडेंट, जो वो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, हमें कंप्लीमेंट्री कलर उसका दिखता है। कौन सा कलर दिखता है? कंप्लीमेंट्री। तो मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन ट्रांजिशन मेटल or ion, the unpaired electrons present in lower energy d orbitals get promoted to high energy d orbitals. This is called dd transition. जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये देखो ऑक्टाहेड्रल केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 थे नीचे और 2 थे ऊपर, बोलो थे T2G और EG। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, आपका गैप है, ये क्या है? एनर्जी गैप है ऑक्टाहेड्रल केस में। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था मान लो और ये यहाँ से एक्साइट हो गया, तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। विजिबल लाइट आई स्टूडेंट, विजिबल लाइट के अंदर कितने वेवलेंथ? 7 वेवलेंथ, 7 विजिबल कलर्स है। तो उसमें से इसने कोई वेवलेंथ अब्सॉर्ब की और ये एक्साइट हो गया, तो अब इसे क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। ये लोअर एनर्जी और ये हायर एनर्जी, ये ट्रांजिशन, इसको इस ट्रांजिशन का क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डी ट्रांजिशन। ठीक है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट शो सम कलर कंप्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब। जो कलर एब्जॉर्ब हुआ उसका कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिख जाता है। तो कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कलर विल डिपेंड ऑन स्टूडेंट, कलर विल डिपेंड ऑन डेल्टा O0 वैल्यू।
मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेवलेंथ। अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी वाला वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा, अगर ये गैप कम है तो कम एनर्जी वाला एब्सॉर्ब करेगा। हर एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अलग है, हर एक एनर्जी की वेवलेंथ अलग है, 7 कलर हैं, तो उसके सब अकॉर्डिंगली जो कंप्लीमेंट्री कलर होता है वो हमें दिखता है। कौन सा कलर दिखता है? कंप्लीमेंट्री कलर। जैसे कि मैंने एक ये व्हील दिखाया है, ये व्हील किस लिए दिखाया गया है? इस व्हील को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री कलर व्हील। देखो ये वेवलेंथ है इनकी, देखो नैनोमीटर्स में। आप देखो कि अगर ये कलर, ये वाला अगर देख रहे हो, इसका कंप्लीमेंट्री कलर ये देख रहे हो, येलो का कलर कंप्लीमेंट्री कलर वायलेट है। अगर येलो कलर की वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो गई तो कलर कौन सा दिखेगा मुझे? ये वाला वायलेट। और अगर ये देख रहे हो ऑरेंज सा, अगर ये वाली वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगी तो ब्लू कलर। तो इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर भी। तो आपको वैसे शो करने के लिए दिखाया। अब आपको समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो कलर होता है वो क्यों होता है? जल्दी से बताओ 30 सेकंड्स में, कलर क्यों होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का? क्या रीजन दोगे पेपर में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला। व्हाट इज द रीजन ऑफ द कलर? जल्दी से बताओ, कलर क्यों आया? ड्यू टू क्या लिखोगे? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं। और इसकी कंडीशन बता दूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंडीशन क्या है? जिसमें के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के अंदर कलर हो। कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स तो वो कलर शो करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी, कलर भी नहीं होगा। तो कंडीशन बता दी, कंडीशन इज दैट देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स तो कलर आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कलर नहीं आएगा। ये बात क्लियर होगी, इसको नोट कर लो कंडीशन। तो इसी के बेस पे मैं फटाफट देखूंगा भाई क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो द कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल शो कलर। इफ इट डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो ये फिर कलरलेस हो जाए। इनके पास D0 होंगे, D10 होंगे, D10 वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो कलरलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कलरलेस हो जाएंगे। व्हाइट कलरलेस हमारी केमिस्ट्री में होता है, व्हाइट उनका कोई कलर नहीं होता। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक्साइट हो सकते हैं। तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो वो एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल लाइट की कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ और उसका कंप्लीमेंट्री कलर ये भी हमने दिखाया, हमें दिख जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। जो भी बात कहता हूँ उसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, ये बहुत काम की चीज है, आपको बहुत फायदा होगा पेपर में। जब आपने नोट कर लिया मुझे बता देना तो मैं आगे चलूंगा। हैव यू नोटेड स्टूडेंट्स? नहीं सर, एक मिनट बस। अच्छा कर लो नोट, हर चीज को नोट कर लो, अब टाइम नहीं है, आपने हर चीज को नोट करना है। अभी तो आपको टाइम मिल गया एग्जाम के लिए, उसका अपने जो भी चैप्टर है सारे कर लो, क्योंकि इस बार आप अच्छे 100 में से 100 मार्क्स भी ले सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स पढ़ लो। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि अभी डेट कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए आपको और भी ज्यादा है कि अपनी स्टडीज को छोड़िए मत, क्योंकि किसी भी समय पेपर हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? अगर आपने स्टडीज छोड़ दी तो फिर आपका सारा ब्रेक हो जाए, फिर सब भूल जाओगे। तो स्टूडेंट्स को अपने साइकोलॉजिकल प्रेशर को कम करना, स्टूडेंट रेगुलर स्टडी करनी है सारे सब्जेक्ट्स की, सभी सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़ो और अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी रखो, किसी भी समय पेपर हो जाए। खाली मत बैठो, साइकोलॉजिकली आप क्रिपल हो जाओगे। खाली मत बैठो, अपने माइंड को यूज करो, घर से बाहर निकल नहीं सकते, इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो पढ़ते रहिए, उसी में ही तुम्हारा फायदा है। अपने आप को बिजी रखिए स्टडीज में, सारे सब्जेक्ट रोज पढ़िए, ठीक है? हर सब्जेक्ट का समय बांध लीजिए, उसे रोज पढ़िए, अपना रिवाइज करते रहिए, अपने चैप्टर करते रहिए। जब कभी भी पेपर होंगे आप उसको आराम से ले सकते हैं और आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और अगर आपने छोड़ दी पढ़ाई तो क्या होगा? फिर और भी प्रेशर बनेगा आपके ऊपर, कुछ भी नहीं है, घर अकेले में कैसे बैठोगे? इसलिए कह रहा हूँ अपनी एक्टिविटीज करिए, हेल्थ को ठीक रखिए और एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और जो भी करनी है जिम वर्क जो भी अपने घर में कर लीजिए। सब ऑनलाइन चल रही क्लासेस, तो आप अपना कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हर चीज की। मैंने भी योगा की क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन की हुई हैं, मैं डेली योगा भी करता हूँ, तो आपको भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रखना है स्टूडेंट्स,
अभी देखो केमिस्ट्री का कितना बड़ा यूज हो रहा है, केमिस्ट्री से ही सारी ऑक्सीजन बननी है, सब सिलेंडर वगैरह जो भी है ये सब केमिस्ट्री चल रही है, वैक्सीनेशन भी हो रही है, जो भी हो रही है। तो आप अपनी हेल्थ को केयरफुली रखिए और स्टडीज को नहीं छोड़ना, यही बता रहा हूँ। हमारा माइंड फिर माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि उसे वीक करना है। आगे चलूं? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, यू आर सच ए इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारा करियर खराब नहीं होना चाहिए। जो भी पैंडेमिक है, इट शुड नॉट हर्ट योर करियर इन योर लाइफ, क्योंकि दोबारा फिर ये करियर भी नहीं मिल सकता। 12th का पेपर किसी भी समय हो सकता है। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, अपनी स्टडीज को मत छोड़िए। देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है स्टूडेंट, कि ये जो कौन से कंपाउंड कलर्ड होंगे, यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। अब उसने जैसे मेरे को एक कॉम्प्लेक्स ये दे दिया, देखो यहाँ पे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ClNH352+। ठीक है स्टूडेंट। अब वो पूछा कि क्या ये कलर्ड होगा, तो मैं कलर कैसे निकालता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था, देखो ये स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्टूडेंट इसको याद कर लो, ये 21 से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर 30 पर खत्म होता है। बोलो इसको याद कर लिया तुमने, क्योंकि ये पेपर में बहुत आने वाले हैं। यहाँ पर देखना कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस स्टूडेंट। कोबाल्ट है मेरे पास, देखो कोबाल्ट कहाँ पर है, यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26 का एटॉमिक नंबर 26 का कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है स्टूडेंट। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है, 4s2 3d7। लेकिन यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में, अगर मैंने इसको x माना स्टूडेंट, ये -1 है, ये 0 होता है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, ये +2 के बराबर है, तो x की वैल्यू +3 है। यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 का 2 इलेक्ट्रॉन s से जाते हैं और ये एक d में से निकलेगा, तो 3d6 हो जाएगा। क्या बचा? 3d6। तो 3d6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं स्टूडेंट के अंदर कोबाल्ट की, ये जो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कितने हैं? 3d6। तो अब ये आप देख रहे हैं कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर प्लस में, देख रहे हो येलो कलर को ये एब्जॉर्ब करता, येलो कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता स्टूडेंट। मतलब क्या था, 1 2 3, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है स्टूडेंट। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक इधर गया, 2 3, 1 2 3 स्टूडेंट। ये वीक फील्ड है, 4 और 5 इस तरह से बना। तो यहाँ पे देख रहे हो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, T2G4 और है EG2। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं यहाँ से जब ये एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? येलो कलर की। तो दिखता कौन सा है? वायलेट कलर। तो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर लेता है और वायलेट कलर में दिखता है। तो कलर, इसका कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज ड्यू टू डी डी। ये कौन सी ट्रांजिशन हो रही है? डी डी ट्रांजिशन। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टूडेंट कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो देखो कि इस तरह से डिफरेंट कलर उसने दिखाए हैं। ये देखिए टिटेनियम है, जैसे TiH2O6 में केस ले रहा हूँ स्टूडेंट, Cl3 Ti, ये दिखा, ये वायलेट कलर है। कौन सा कलर है? वायलेट। हाउ विल आई एक्सप्लेन? देखो टिटेनियम कहां पर है? ये टिटेनियम 22 पर है, और इसमें टिटेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? ये है TiH2O6 3+, 3Cl-। अब ये टिटेनियम +3 में है यहाँ। तो जब टिटेनियम +3 में होगा, इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? टिटेनियम का कितना है? 22, 4s2 3d2 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करूंगा, 2 s में से जाएंगे, 1 d में। तो टिटेनियम 3+ क्या बन गया? जल्दी से बताओ। 3d1। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, d कितना है? 1। और यहाँ पे वाटर लगा हुआ है, देखो एक तरीके से वीक फील्ड है। कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, यहाँ पे 2 हैं स्टूडेंट। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ, कितना है? सिर्फ 1 है इसमें। अब जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट, विजिबल लाइट, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, ये T2G है, ये EG है।
तो आपने क्या देखा कि इसका था T2G1 EG0, और एक्साइट होने के बाद क्या हुआ, जब लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये क्या बन गया, T2G0 EG1 बन गया। तो अब इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की है इसने, ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो इसके कारण ये कौन सा कलर दिखता है, वायलेट। अब समझ में आया कलर क्यों होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्टूडेंट मैं कलर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बोलो कर सकता हूँ, यस और नो, जल्दी कैन आई एक्सप्लेन द कलर ड्यू टू बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यस और नो। Whenever Yes. there will be unpaired electrons which can be excited, student, then they will show color. तो हमने एक टेबल आपको दिखाई कि ये वाले वेवलेंथ जो होती हैं 535, जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब हुई है उसका येलो कलर होता है, और कम्प्लीमेंट्री कलर मुझे दिखता है, ये कम्प्लीमेंट्री कलर है। 500 नैनोमीटर जो होता है स्टूडेंट, उसका ये ब्लू ग्रीन कलर है, और रेड कलर देख लो, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ये नैनोमीटर में है, 600 नैनोमीटर वाला रेड कलर एब्सॉर्ब हुआ है, तो मुझे ब्लू क्या दिख रहा है, ब्लू कलर। ये एब्जॉर्ब हुआ, ये कम्प्लीमेंट्री कलर है जो मुझे दिखता है, एब्जॉर्ब, और ये कलर मुझे दिखा। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है। देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन ये आया, क्या क्वेश्चन आया था पेपर में, TiH2O6 Cl2, ठीक है, इट इज वायलेट इन कलर, ऑन हीटिंग इट बिकम्स कलरलेस। हीटिंग पे कलरलेस हो गया, इसको एक्सप्लेन करो। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, बताइए क्या आंसर होगा। हीट गया तो कलरलेस हो गया स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करना है, इस कलर को एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट। हाउ विल यू एक्सप्लेन द कलर स्टूडेंट। देखो जब हमने इसको हीट किया स्टूडेंट, देखो ये कलर इसलिए था कि इसके पास ये 6 लिगेंड लगे हुए हैं, जब 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है। जब मैं इसको हीट कर दूंगा स्टूडेंट, H2O6, अगर मैंने, ये कौन सा था, H2O+6 Cl3 था, अगर स्टूडेंट्स मैंने इसको हीट कर दिया तो ये क्या करेगा, वाटर को लॉस हो गया, देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर। क्या हो गया, वाटर लॉस हो गया, इट विल लूज वाटर। तो ये 6 वाटर बाहर निकल जाएंगे स्टूडेंट्स, और जब वाटर निकल जाएंगे स्टूडेंट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, देयर आर नो मोर द लिगेंड्स, देयर आर नो लिगेंड्स, देयर अब लिगेंड्स नहीं है, नो लिगेंड्स, therefore no splitting of d orbitals takes place, no splitting of d orbitals, hence no dd transition, hence no dd transition, therefore student it becomes colorless। ये क्या हो गया, अब कलरलेस। ये आंसर हमें लिखना। बात समझ में आई, बोलो। हाँ जी। इसी तरह उसने क्वेश्चन ये पूछा कि ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 एनहाइड्रस, ये वाइट होता है, और जब ये हाइड्रेट हो जाता है स्टूडेंट्स तो ये ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि अब इसके पास लिगेंड्स आ जाते हैं। ये क्या होता है, आप देख रहे हैं इसके पास कौन से लिगेंड्स आ गए स्टूडेंट, 5 और SO। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, यहाँ पर जब ये लिगेंड आ गए तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल और ये 6, ये स्प्लिट हो जाते हैं। तो जब ये इसके पास लिगेंड्स आ जाते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, तो फिर डी डी ट्रांजिशन हो, तो वो कलर कलर हो जाए, तो ये फिर ब्लू कलर होता है। अगर मैंने इसको ऐसे वाटर निकाल दिया हीट करके, अगर मैंने इसको हीट कर दिया स्टूडेंट, तो ये कलरलेस हो जाएगा। व्हाइट का मतलब कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि अब लिगेंड्स रहे ही नहीं, लिगेंड्स बाहर निकल गए, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो नहीं सकती, और डी डी ट्रांजिशन हो नहीं सकती, तो कलर भी नहीं हो सकता। समझ गए, ये क्वेश्चन आया था पेपर में।
नोट कर लिया? इतने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट हाँ है। जी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट एब्सेंस ऑफ लिगेंड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर एंड हेंस द सब्सटेंस बिकम्स कलरलेस। ये पॉइंट नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लिगेंड ही नहीं रहेंगे तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, तो डी डी ट्रांजिशन ही नहीं होगी, तो फिर कलर भी, तो कलर जो भी आ रहा है वो डी डी ट्रांजिशन के कारण आ रहा है। ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब पेपर में आने वाले हैं, नोट कर लो अपने। जी सर। आगे चलूं कि नोट कर रहे हो? हो गया सर। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। अब मैंने ये कहा कि हुआ क्या कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स चेंज हो जाएंगे तो उनका कलर भी चेंज। अब एक और बात बता रहा हूं कि चेंज ऑफ लिगेंड्स will change the color of coordination compound. Why will it change? क्या क्या आंसर करोगे इसका? Because with change in ligand, student, crystal field splitting energy will change. Crystal field splitting energy magnitude will change. अगर क्रिस्टल फील्ड मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो व्हाट विल हैपन? देन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी अब्सॉर्ब, हेंस द wavelength of light with absorbed will change, hence the wavelength, hence different, I can say different wavelength or frequency, different wavelength or frequency of light will be absorbed. ठीक है, due to dd transition, therefore student color will change. फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? कलर विल, बोलो कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यस और नो, जल्दी बताओ। ये इस पे क्वेश्चन आता है, फिर आएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आए चुके पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्या किया, देखो ये क्वेश्चन आया था कि निकल है, ये निकल का एक कॉम्प्लेक्स है, ये ग्रीन कलर का, इसमें मैंने 1 मोल ऑफ EN डाला। EN क्या होता है आपको पता है? EN कौन सा होता है? बताओ जल्दी, 30 सेकेंड है। व्हाट इज EN? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने क्या बताया था? EN कौन सा होता है? CH2 NH2 NH2। डिड आई टेल यू? हाँ जी। ये कौन सा है? बाइरेंडेड लिगेंड है। इसके पास नाइट्रोजन के पास 2 नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो अगर एक डाला तो 2 H2O निकलेंगे। देखो 4 H2O रह गए और एक EN आ गया। इसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ, ग्रीन से क्या हुआ? पेल ब्लू। इसमें एक EN और डाल दिया तो फिर कलर चेंज हो गया, अब ये पर्पल हो रहा है। और इसमें एक EN और डाल दिया तो ये सारे H2O बाहर आ गए, वायलेट हो गया। बोलो ये कलर चेंज हो रहा है? डू यू सी चेंज इन हाँ कलर? जी। तो इसका रीजन उसने पूछा था पेपर में कि वाई द कलर इज चेंजिंग। क्या आंसर लिखोगे? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड में। व्हाट इज द रीजन ऑफ द कलर चेंज स्टूडेंट्स? ये आंसर लिख तो दिया मैंने यहाँ पर इतना बड़ा। विद चेंज इन लिगेंड what will happen? The splitting energy magnitude will change and then different wavelength of light will be absorbed. जब different wavelength light की absorb होगी स्टूडेंट तो कलर भी different आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। तो ये आंसर मैंने लिखा, इसका यही आंसर था जो यहाँ लिखा। When EN is progressively added, student, the following series reaction takes place. There is a change in color. ठीक है, the reason of the change in color I have written this.
आपने नोट कर लिया सारा? कलर क्यों चेंज हुआ, बोलो, हो गया? हाँ जी। अच्छा, तो इस तरह से स्टूडेंट्स कलर चेंज हो जाते हैं। अब देखो कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कलर्ड दिखती हैं, अब उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। आपने देखा है कि जेमस्टोन्स होते हैं, ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग वो अपने जेमस्टोन्स होते हैं डिफरेंट कलर के, उसके अंगूठियों में डालते हैं, कह रहे हैं जी एस्ट्रोलॉजिकल वो करते हैं ना बहुत सारे लोग, वो स्टोन्स डालते हैं, किसमें वो अंगूठियां डालते हैं ना, कि वो कहते हैं जी ये उसके लिए अच्छा है, आपकी राशि क्या है उसके अकॉर्डिंग वो स्टोन ले लेते हैं। क्यों करते हैं? वो बहुत शानदार कलर्स होते हैं उनके। अब ये जेम स्टोन्स के कलर क्यों होते हैं स्टूडेंट, उनके कलर्स क्यों होते हैं? देखो, आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट कि इनके कलर्स क्यों होते हैं। एक रूबी, रूबी भी होता है स्टोन, ये रूबी देखो कितना शानदार कलर है, कितना बढ़िया कलर है, देख रहे हो, कलर ऑफ जेमस्टोन। तो कलर इनमें क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में होते हैं स्टूडेंट, जैसे रूबी है। रूबी क्या होता है? रूबी एक जेमस्टोन है जो बहुत सारे लोग अपनी अंगूठियों में डालते हैं। ये एक एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होती है जिसमें 0.5 to 1% क्रोमियम आयंस। कौन से आयंस होते हैं? क्रोमियम। अगर क्रोमियम 3+ आयंस हैं तो स्टूडेंट उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो अभी बताया था, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कितना हो गया ये? 21, 24 हो गया। तो इसकी कितनी है? 4s2 3d4। तो 3+ में कितना रह गया इसके पास? ये 2 गए तो d2 रह गया। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके? क्रोमियम 3+ में कितने रह गए? स्कैंडियम, क्रोमियम, ठीक है, कितने हैं आयंस? 3+। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके अंदर डी में? 3 डी, 3d3 रह गया ना, बोलो, 3d3 रह गया क्रोमियम। तो अब क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं 1 2 3, तो ये एक्साइट हो जाएंगे जब लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे, बोलो होंगे? तो डी डी ट्रांजिशन हो जाएगी, तो इसके कारण इसका कलर आ जाता है। तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। So when we view chromium 3 complex octahedrally complexes in element, dd transition of this energy give rise to color। तो इसके अंदर एक कलर आ जाता है जो रूबी में कलर हमें दिखता है स्टूडेंट। तो इसलिए ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, जितने भी जेमस्टोन्स होते हैं स्टूडेंट, उनका कलर क्यों होता है? क्यों कलर होते हैं जेमस्टोन्स? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन, इनके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनके कम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल या जो भी टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, तो वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं, तो उनके अंदर डी ट्रांजिशन हो सकती है। जब डी ट्रांजिशन होगी तो वो लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, तो उसके कारण उनके पास बहुत ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं। तो इस तरह से जो जेमस्टोन्स का कलर है उसका रीजन भी यही है, उसका रीजन भी यही है, ठीक है। तो एमराल्ड भी एक स्टोन होता है स्टूडेंट, रूबी जेमस्टोन ये फाउंड किया गया था म्यांमार में, और एमराल्ड भी जेमस्टोन होता है जो कोलंबिया में मिला उन्हें, और उसके अंदर भी क्रोमियम के आयंस होते हैं स्टूडेंट, वो एक वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, येलो रेड, और इस तरह से वो दिखते हैं, बहुत ही ग्रीन से कलर दिखते हैं। तो ये जो भी हम देख रहे हैं कलर स्टूडेंट, तो ये सारे इसमें दिखते हैं। तो अब ये सारी जो थ्योरी मैंने अभी तक तुम्हें बताई थी, ये कौन सी थ्योरी थी? ये सारी मैंने बताई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं हमारे वो है कलर्स के ऊपर। तो आपने देखा कि कैसे कलर बनते हैं, और जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, वो सारे ही कंपाउंड अपना अपना कलर शो करेंगे। जहां कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कलर शो करेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले। Explain on the basis of valence bond theory Ni with the square planar is diamagnetic। तो ये मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई थी स्टूडेंट, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे हमने आपको एक्सप्लेन किया था, और इस तरह से ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर है जहां पर हमने मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था।
और उसके बाद में हमने आपको बताया स्टूडेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके बेस पे हमने कलर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? कलर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कौन से कंपाउंड कलर्ड होंगे, कौन से कंपाउंड नहीं कलर्ड होंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। हम आपको सैंपल पेपर में भी इसके बारे में दिखाएंगे कि जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट, जहां पर भी डी डी ट्रांजिशन होगी तो वो वाले कंपाउंड जो होंगे वो कलर्ड हो जाएंगे, और जहां पर नहीं होंगी वो कलर्ड नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपने देखा स्टूडेंट कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आप लेंगे तो उसका कलर हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो एक्साइट हो सकते हैं तो दे विल एग्जिबिट कलर। जैसे कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स देखा जाए HCuH2O4 2+, देखो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, ठीक है। अब इसके अंदर तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो कॉपर का क्या होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना एटॉमिक नंबर है कॉपर का, बता सकते हैं स्टूडेंट्स आप? 29 होता। 4s2 ये था 4s1 3d10, तो कॉपर 2+ क्या हो गया? 3d9 हो गया। तो यहाँ पर भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक डी ट्रांजिशन हो सकती है। तो जहां कहीं भी डी ट्रांजिशन होगी स्टूडेंट्स, अगर डी ट्रांजिशन हो गई तो फिर क्या होगा? ये कंपाउंड्स कलर्ड हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे स्टूडेंट। तो कॉपर का कलर आप देख सकते हैं, ये वाला जो ये ब्लू कलर के हो जाते हैं, ये ब्लू कलर दिखते हैं, ये वाला ब्लू कलर का दिखता है हमें कॉपर वाला जो कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स। तो कलर कौन से होंगे और नहीं होंगे ये हम देख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई जिंक 2+ का कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, अगर जिंक 2+ आयन है तो जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10। अब इसमें तो डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, नो। तो ये तुम्हें पता है कि जो जिंक के कंपाउंड है जैसे ZnSO4 भी, ये सब कलरलेस होते हैं, ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, और ये वाला अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो फिर हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट अब स्टार्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Okay. Thank you, sir. ओके।